वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स। शेयर मार्केट से जुड़े आज के अपडेट्स हैं। घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा कि वह यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए टीपीजी राइज क्लाइमेट से $1 अरब लगभग 7,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह राशि कारोबार के $9.1 अरब तक के मूल्यांकन के आधार पर जुटाई जाएगी। कोष का उपयोग कंपनी की नई सब्सिडी यूनिट टाटा मोटर लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में $2 अरब से अधिक निवेश करेगी। टाटा मोटर्स के सीएफओ पी बालाजी ने कहा कि नई सब्सिडी यूनिट टाटा मोटर लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कहलाएगी। यह अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न प्रोडक्ट्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी आदि में $2 अरब से अधिक निवेश करेगी। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडियन मार्केट के लिए एक करार करते हुए जर्मन कंपनी नेक्सवेव में बड़ा निवेश किया है। नेक्सवेव हाई एफिशिएंसी मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स बनाती है। ये सिलिकॉन वेफर सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए काफ़ी अहम होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 12 अक्टूबर को बताया कि इसकी एक यूनिट रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने जर्मनी के नेक्सवेव GmbH में नए शेयरों की खरीद के लिए 2.5 करोड़ यूरो का निवेश किया है। ये निवेश भारतीय बाजार के लिए किए गए रणनीतिक करार का एक हिस्सा है। इसके अलावा RNESL ने 10 अक्टूबर को ही बताया था कि उसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी 2,845 करोड़ रुपए में की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरह की डीलों के जरिए क्लीन एनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करना चाहती है। नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मंगलवार को घरेलू उड़ान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कोरोना वायरस कहर के बाद लंबे समय से 85% की क्षमता से उड़ान भरने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स अब 18 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ उड़ान भर सकेगी। मंत्रालय ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार डोमेस्टिक फ्लाइट में परिचालन की क्षमता की पाबंदियों को हटाने की घोषणा की गई है। अब यात्री पहले की तरह पूरी सीट पर यात्रा कर सकेंगे। फेस्टिव सीजन के ठीक पहले हुए इस घोषणा से एयरलाइंस को फ़ायदा होगा। वही यात्रियों को अब त्यौहार में आने जाने की सहूलियत होगी। ज्ञात हो कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से 2 महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से फिर शुरू कर दिया गया था। हालांकि एयरलाइंस को पहले बस 85% क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति थी। सरकार ने पहले इसे 33% में बढ़ाकर 26 जून को 45% और फिर 2 सितंबर को इसे बढ़ाकर 60% कर दिया था। नेक्स्ट है, टेलीकॉम सेक्टर के PLI को लेकर कल टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को एक बड़ा ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 14 अक्टूबर को अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें टेलीकॉम PLI पाने वाली कंपनियों के नाम की घोषणा होगी। इसमें 31 कंपनियों को टेलीकॉम PLI का फ़ायदा मिल सकता है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI स्कीम का मूल मकसद घरेलू विनिर्माण को एक बढ़ावा देना और आयात को घटाना है। सरकार को टेलीकॉम सेक्टर के लिए मंजूर की गई PLI स्कीम से अगले 5 साल में 40,000 करोड़ से 40,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, सरकार को इससे करीब 17,000 करोड़ रुपए का राजस्व भी हासिल होगा। टेलीकॉम सेक्टर की PLI स्कीम में प्रमुख ट्रांसमिशन उपकरण 4G या 5G और अन्य नई पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस IoT स्विचेस और राउटर इत्यादि के स्वदेशी विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी देश में स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम में खास उपाय किए हैं। MSME को एक से ज़्यादा उत्पादन श्रेणी में निवेश करने की छूट होगी ताकि सरकार की न्यूनतम निवेश और बिक्री योग्यता के दायरे में आ सके। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के निदेशक मंडल ने नई मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए 14.23 करोड़ रुपए का निवेश करने की अनुमति दे दी है।
इसके अलावा बोर्ड ने दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी कारोबार के लिए नई इकाई बनाने पर भी सहमति दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंगलवार 12 अक्टूबर को हुई बैठक में फैम चरण 2 योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ी के विनिर्माण और अपनाने की योजना के तहत नई मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इस पर 14.23 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन को 12 माह में शुरू किया जाएगा। वही अन्य ढांचे और नई मुंबई नगर परिवहन के बीच करार को 24 माह में पूरा किया जाएगा। निदेशक मंडल ने दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी कारोबार के लिए PGCIL की पूर्व स्वामित्व वाली सब्सिडी के गठन को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट अपडेट है, देश के ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO में बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री को 2012 में संसद की स्थायी समिति ने इसे मजबूत करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ने अब पिछले 1 दशक में मिले सुझावों में से कुछ पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि CDSCO को मजबूत बनाने का काम लंबित था और कोरोना से यह स्पष्ट हो गया था कि एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। सुझावों के अनुसार इस रेगुलेटर का नाम बदलने के साथ कुछ अन्य बड़े बदलाव किए जाएंगे। सरकार की योजना इसके लिए एक न्यू ड्रग ट्रेनिंग लेबोरेटरीज़ बनाने और मौजूदा लेबोरेटरीज़ को अपग्रेड करने की है। इसके साथ ही राज्यों के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में भी बदलाव किए जाएंगे। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने पिछले वर्ष संसद में बताया था कि सरकार ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 1750 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, जी एंटरटेनमेंट की 12 अक्टूबर को ही बोर्ड मीटिंग में बताया कि इन्वेस्को गैरकानूनी तरीके से कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जी लिमिटेड के MD और CEO पुनीत गोयनका ने अपने लेटर में साफ किया है कि इन्वेस्को प्रतिनिधियों ने उन्हें एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साथ मर्जर की पेशकश की थी। इस बातचीत में इन्वेस्को की तरफ से अरुण बालोनी और OFI ग्लोबल चाइना फंड के भवतोष वाजपेयी भी शामिल थे। दोनों ने पुनीत गोयनका के सामने भारत के एक बड़े स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साथ मर्जर की पेशकश रखी थी और स्ट्रेटेजिक ग्रुप का वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। पुनीत गोयनका ने बताया कि डील से जी लिमिटेड के निवेशकों को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। प्रमोटर्स को मर्ज एंटिटी में 3.99% का हिस्सा ही मिलता। पुनीत गोयनका को 4% का मर्ज एंटिटी में ESOPs मिलता। नई एंटिटी में भी पुनीत गोयनका को MD और CEO बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। गोयनका ने बताया कि अगर सौदा होता तो रणनीतिक समूह के पास मर्जर के बाद बनने वाली नई कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी होती। इन्वेस्को की तरफ से यह प्रस्ताव भी रखा गया था कि पुनीत गोयनका को ही MD और CEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हरिभक्ति एंड को LLP 1 अप्रैल 2022 से अगले 2 साल तक किसी भी रेगुलेटेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगी। RBI ने मंगलवार को कंपनी पर यह प्रतिबंध लगा दिया। RBI ने पहली बार किसी ऑडिट फर्म पर पाबंदी लगाई है। RBI की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर ने एक सिस्टमैटिक रूप से NBFC के स्टैच्यूटरी ऑडिट में RBI की ओर से जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर फर्म के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। यह पहला मौका है जब RBI ने सिस्टमैटिक रूप से महत्वपूर्ण किसी NBFC में एक ऑडिटर के खिलाफ यह कार्रवाई की है। RBI ने RBI बैंक एक्ट 1934 की धारा 45M के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 सितंबर 2021 के एक आदेश के जरिए मैसर्स हरिभक्ति एंड को LLP पर 1 अप्रैल 2022 से 2 साल की अवधि के लिए RBI द्वारा विनियमित किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार के ऑडिट असाइनमेंट को पूरा करने से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, भले ही भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी की निगरानी के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी देश में बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों का क्रेज बना हुआ है। ब्रोकर डिस्कवरी और कंपैरिजन प्लेटफॉर्म ब्रोकर चूसर के अनुसार क्रिप्टो मालिकों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष पर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गैरकानूनी अस्पष्टता के बावजूद दुनिया में क्रिप्टो मालिकों की संख्या सबसे अधिक 10.07 करोड़ भारत में है। वर्तमान में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी भारत में कानूनी दायरे से बाहर हैं। हालांकि उन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे अभी तक देश में किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी फिलहाल किसी भी दिशा निर्देश, विनिमय या नियम के दायरे से बाहर है। इस वजह से बिटकॉइन और अल्टकॉइन लेन देन जोखिम भरा है क्योंकि इन एक्सचेंज से उत्पन्न होने वाले विवाद कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है। अब सरकार को इस पर गौर करना है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार को यह तय करना है कि प्लेटफॉर्म के प्रसार से कैसे निपटे जाए। नेक्स्ट है, देश में चल रही कोल क्राइसिस को देखते हुए सरकार ने अगले 5 दिनों में प्रतिदिन कोयला उत्पादन 19.4 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि भारी बकाया होने के बावजूद किसी भी राज्य को कोयले की आपूर्ति कभी नहीं रोकी गई। केंद्र राज्यों की सभी मांगों को पूरा कर रहा है। पिछले 4 दिनों में कोयले का स्टॉक बढ़ने लगा और 1 माह में स्थिति समान हो जाएगी। दैनिक बिजली और कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोल इंडिया से स्टॉक उठाने के लिए कोयला मंत्रालय जनवरी से राज्यों को लिख रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कोल इंडिया एक सीमा तक ही स्टॉक कर सकती है क्योंकि ओवर स्टॉकिंग से कोयले में आग लगने की संभावना है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की अपनी कोयले खदानें हैं, लेकिन वहाँ बहुत कम या खनन नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।